गांव के किनारे एक नदी बहती थी और उसी नदी के पास एक चतुर धोबी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु न केवल अपने काम में निपुण था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाल लेता था। उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अक्सर उसे अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए बुलाते और वह बड़ी ही सरलता से अपनी सूझबूझ से हर समस्या का समाधान कर देता। लेकिन उसकी चतुराई का सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब उसे एक ऐसी साजिश का सामना करना पड़ा जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती थी। रघु का एक गधा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह हर दिन उस पर कपड़े लादकर नदी तक जाता, उन्हें धोता और फिर सुखाकर वापस लाता। लेकिन कुछ दिनों से वह महसूस कर रहा था कि उसके धोए हुए कपड़े कम हो रहे हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद गलती से कपड़े बह गए होंगे या उड़ गए होंगे, लेकिन जब यह सिलसिला रोज जारी रहा तो उसे शक हुआ कि कोई उसके कपड़े चुरा रहा है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। अगली रात वह चुपचाप नदी किनारे एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी, चांदनी हल्की थी और चारों ओर से अचानक उसने देखा कि दो परछाइयां उसकी कपड़ों की गठरी पास आकर रुकीं। दोनों धीरे धीरे कपड़े निकालने लगे और उन्हें अपनी थैली में रखने लगे कि वही चोर है। वह चुपचाप उठा और पास के झाड़ियों में छिपकर उनका पीछा करने लगा। वह दोनों चोर गांव के बाहर एक पुराने खंडहर की ओर बढ़े। रघु भी सावधानी से उनके पीछे पीछे गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां और भी कपड़े और अन्य चुराई हुई चीजें पड़ी थी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह था जो न केवल उसके बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी चीजें चुरा रहा था। अब सवाल यह था कि वह अकेले इन चोरों से कैसे निपटे। रघु को एक तरकीब सूझी। वह चुपके से वापस आया और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को जगाया। उसने उन्हें पूरी योजना समझाई और फिर सभी मिलकर खंडहर के पास पहुंचे। अब उन्होंने उस खंडहर के दरवाजे एक मजबूत सी बांध सी दी ताकि जब चोर बाहर निकले तो वे। फिर रघु ने एक जोरदार आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, मानो वह अकेला ही चोरों को पढ़ने आ गया हो। छोड़ गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले रस्सी में उलझकर गिर पड़े। रघु और उसके साथी झपट कर उन पर टूट पड़े और उन्हें कसकर पकड़ लिया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव के मुखिया को बुलाया गया और चोरों को पंचायत के सामने पेश किया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि इन चोरों को गांव छोड़कर जाना होगा और उनकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी। रघु की चतुराई ने न केवल उसकी मेहनत से कमाए हुए कपड़ों को बचाया, बल्कि पूरे गांव को उन चोरों से मुक्त कर दिया। उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पूरे गांव में हुई और उसे इनाम में सोने का एक सिक्का दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक घटना थी। उसकी चतुराई के और भी कई किस्से थे जो आगे चलकर और भी ज्यादा रोचक साबित होने वाले थे। रघु की चतुराई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। अब न केवल गांव वाले बल्कि आसपास के लोग भी उसकी सूझबूझ की तारीफ करने लगे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, खासकर गांव का साहूकार जिसका नाम भैरव था। भैरव पहले ही गांव में अपनी धाक जमा कर रखता था, लेकिन अब लोग रघु की बात सुनने लगे थे। ये बात उसे चुभने लगी। वह सोचने लगा कि अगर रघु यूं ही चतुराई दिखाता रहा तो एक दिन लोग उसे साहूकार से भी बड़ा मानने लगेंगे। भैरव ने ठान लिया कि वह रघु को नीचा दिखाएगा और उसकी चतुराई की धाक खत्म करेगा। उसने एक चाल चली। एक दिन वह गांव के चौपाल पर आया और सबके सामने एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा कि वह गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। अगर कोई उसकी चुनौती को पार कर लेगा तो उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। गांव के लोग ये सुनकर उत्सुक हो गए और रघु को इस बारे में बताया। रघु समझ गया कि यह भैरव की कोई चाल हो सकती है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भैरव ने सबके सामने 3 मटके रखे और कहा कि इनमें से एक मटके में सोना, एक में पानी और एक में जहरीला पदार्थ है। रघु को बिना मटका खोले यह बताना था कि किस मटके में क्या है। अगर उसने गलती की तो उसे गांव छोड़कर जाना होगा। सब लोग चौंक गए। यह बहुत कठिन चुनौती थी। भैरव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार रघु हार जाएगा। रघु ने कुछ देर सोचा, फिर उसने उन तीनों मटकों को ध्यान से देखा। उसने सबसे पहले अपना कान मटकों के पास ले जाकर सुना। फिर उसने अपनी उंगलियों को मटकों के बाहर धीरे धीरे घुमाया, मानो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। कुछ देर बाद रघु ने एक पतली सी लकड़ी उठाई और उसे पहले मटके के ऊपर घुमाया,
फिर दूसरे और फिर तीसरे मटके पर। आखिरकार उसने मटकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले मटके में पानी, दूसरे में सोना और तीसरे में जहर है। भैरव ने मटकों को खुलवाया और जैसे ही मटके खोले गए सभी दंग रह गए। रघु ने बिल्कुल सही बताया था। अब सब जानना चाहते थे कि उसने ये कैसे किया। रघु ने मुस्कुराकर कहा कि जब उसने मटकों को कान के पास लाकर सुना तो पानी वाले मटके से हल्की सी नमी की आवाज आई। फिर जब उसने लकड़ी को मटकों के ऊपर घुमाया तो उसने देखा कि सोने वाले मटके के पास लकड़ी हल्की सी झनझनाई, क्योंकि धातु की ऊर्जा अलग होती है। तीसरा मटका जिसमें जहर था, उसमें से एक हल्की तीखी गंध आ रही थी जिसे बहुत ध्यान से महसूस किया जा सकता था। गांव वाले रघु की चतुराई देखकर हंस पड़े और भैरव शर्मिंदा हो गया। लेकिन भैरव हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर चालाकी से नहीं तो बल से ही सही, रघु को हटाना होगा। उसी रात उसने कुछ गुंडों को भेजा ताकि वे रघु को डरा धमकाकर गांव छोड़ने पर मजबूर कर सकें। लेकिन रघु पहले से ही सतर्क था। जब गुंडे उसके घर पहुंचे तो उसने पहले से ही पूरे घर के चारों ओर एक जाल बिछा दिया था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके पैरों के नीचे रस्सी फंस गई और वे धड़ाम से गिर पड़े। रघु ने गांव वालों को बुला लिया और गुंडों की पोल खुल गई। गांव वालों ने साहूकार के खिलाफ पंचायत बुलाई और फैसला किया कि अब उसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगनी होगी और अगर वह फिर से ऐसी कोई चाल चलेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। भैरव को मजबूरी में झुकना पड़ा और गांव में फिर से शांति लौट आई। रघु की चतुराई ने उसे एक बार फिर सम्मान दिलाया और अब लोग उसकी समझदारी की मिसाल देने लगे। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। रघु की चतुराई के और भी कई किस्से होने बाकी थे। रघु की चतुराई की कहानियां अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैलने लगीं। लोग उसकी बुद्धिमानी की मिसालें देने लगे। धीरे धीरे उसका नाम राजा तक भी पहुंचा। राजा को जब पता चला कि किसी साधारण धोबी की अक्लमंदी की इतनी चर्चा हो रही है, तो उसने अपने दरबार में उसे बुलाने का आदेश दिया। सिपाही रघु के पास पहुंचे और उसे राजा के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। रघु समझ गया कि अब उसकी परीक्षा का समय आ चुका है। अगले दिन वह महल पहुंचा, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा था। राजा ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा कि उसने उसकी चतुराई के कई किस्से सुने हैं, लेकिन अब वह खुद उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ी थाली रखी और उसमें 4 अलग अलग अनाज डाल दिए। फिर उसने कहा कि इन अनाजों में से एक ऐसा अनाज है जिसे अगर खाए तो इंसान बीमार पड़ सकता है। रघु को बिना छखे बताना था कि कौन सा अनाज है। रघु ने ध्यान से उन अनाजों को देखा। उसने उन्हें छूकर महसूस किया और फिर हल्के से सूंघा। दरबार में सब लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। कुछ ही पलों में रघु ने राजा की ओर देखा और एक अनाज की ओर इशारा किया। राजा ने अपने वैद्य को बुलाया और उससे पुष्टि करने को जब वैद्य ने जांच की तो उसने पाया कि रघु ने सही पहचाना था। वह अनाज एक दुर्लभ जहरीला अनाज था जो गलती से अनाज की बोरी में मिल गया था। राजा उसकी चतुराई से प्रभावित हुआ और उसे इनाम में सोने की मुद्राएं दीं। लेकिन इसके बाद उसने रघु को एक और कठिन चुनौती दी। राजा ने उसे एक मुहर लगी हुई चिट्ठी दी और कहा कि वह इस चिट्ठी को बिना खोले या बताए कि इसमें क्या लिखा है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। किसी को भी यह मुमकिन नहीं लग रहा था। रघु ने चिट्ठी को ध्यान से देखा, फिर उसे हल्के से सूंघा। कुछ ही पलों में उसने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा और कहा कि इसमें बारिश और फसलों के बारे में लिखा है। राजा ने जब चिट्ठी को खुलवाया तो पाया कि वास्तव में उसमें यही लिखा था। राजा अचंभित रह गया और उसने पूछा कि उसने ये कैसे जाना। रघु ने कहा कि चिट्ठी में जो स्याही इस्तेमाल की गई थी वह एक खास जड़ी बूटी से बनी थी जो अक्सर कृषि संबंधी चिट्ठियों में प्रयोग की जाती थी। साथ ही चिट्ठी के कागज पर हल्की मिट्टी की खुशबू आ रही थी जो दर्शाती थी कि इसे खेतों के पास रखा गया था। राजा उसकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसे राजदरबार में रहने का प्रस्ताव दिया। रघु ने राजा का आभार व्यक्त किया, लेकिन विनम्रता से कहा कि वह अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्यों भी है और वही उसका असली जीवन है। राजा ने उसकी सादगी और समझदारी की सराहना की और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। अब रघु का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा और लोग उसकी चुराई को आदर की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं, क्योंकि आगे उसके जीवन में और भी रोमांचक घटनाएं होने वाली थी। रघु महल से लौटकर अपने गांव आ गया, लेकिन अब उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग दूर दूर से उसकी चतुराई की परीक्षा लेने आने लगे। कुछ लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने आते, तो कुछ केवल यह देखने कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान है। रघु सभी की सहायता करता,
लेकिन उसके सरल स्वभाव के कारण कभी भी अभिमान नहीं आया। उसकी यही विशेषता उसे औरों से अलग बनाती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक अमीर व्यापारी की तरह दिख रहा था। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने गांव के चौपाल पर खड़े होकर घोषणा की कि वह दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति की परीक्षा लेने आया है और अगर कोई उसकी चुनौती को हल कर देगा तो वह उसे 100 सोने की मुद्राएं देगा। गांव के लोग जानते थे कि अगर कोई ये चुनौती पूरी कर सकता है तो वह सिर्फ रघु ही हो सकता है। रघु को बुलाया गया और व्यापारी ने उसे 3 थैले दिखाए। उसने कहा कि इन तीनों थैलों में से एक में हीरे हैं, दूसरे में राख और तीसरे में मिट्टी, लेकिन हर थैले पर सोने की मुहर लगी है और वे बाहर से एक जैसे दिखते हैं। रघु को बिना थैले खोले ये बताना था कि किसमें क्या है। गांव के लोग सांस रोककर देखने लगे कि वह कैसे ये पहचानेगा। रघु ने पहले थैलों को ध्यान से देखा, फिर उन्हें धीरे धीरे हाथ में उठाकर उनका भार महसूस किया। उसके बाद उसने हल्के से थैलों को दबाया और उनकी सतह पर हाथ फेरा। कुछ ही क्षणों बाद उसने पहले थैले की ओर इशारा किया और कहा कि इसमें हीरे हैं, दूसरे की ओर इशारा कर बताया कि इसमें राख है और तीसरे को मिट्टी का बताया। व्यापारी ने थैले खोलकर देखे तो चकित रह गया। रघु ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। व्यापारी ने उससे पूछा कि उसने ये कैसे पहचाना। रघु ने मुस्कुराकर बताया कि हीरे का थैला सबसे हल्का था क्योंकि हीरे बड़े दिखते हैं लेकिन बहुत भारी नहीं होते। राख का थैला सबसे हल्का महसूस हुआ क्योंकि उसमें हल्की सामग्री थी और मिट्टी का थैला सबसे भारी था। व्यापारी ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और वादा किया कि वह जहां भी जाएगा वहां उसकी चतुराई के किस्से सुनाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद रघु के सामने एक और अनोखी चुनौती आ गई। गांव में एक दिन सुबह सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसकी बेरें खो गई हैं। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। गांव के लोग भी चिंतित हो गए और रघु से मदद मांगी। रघु ने सबसे पहले उस जगह का मुआयना किया जहां भेड़ें आखिरी बार देखी गई थी। उसने वहां की मिट्टी को ध्यान से देखा और पैरों के निशानों को परखा। कुछ निशान गहरे थे और कुछ हल्के, जिससे उसे समझ आया कि कुछ भेड़ें किसी तरफ खींची गई हैं। रघु ने उन निशानों का पीछा किया और देखा कि वे गांव के बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। वह गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल में घुसा और रास्ते में टूटे हुए पत्तों और शाखाओं का निरीक्षण करता रहा। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने एक जगह भेड़ों के पैरों के निशान देखे, लेकिन साथ ही वहां कुछ घसीटने के निशान भी थे। रघु समझ गया कि कोई इन भेड़ों को चोरी करके ले गया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक चाड़ी के पास खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। जब रघु और गांव वाले उनके पास पहुंचे तो वे घबरा गए और भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। वे चोर थे जो भेड़ों को जंगल में छुपाकर बेचने की योजना बना रहे थे। जब रघु और गांव वालों ने छाड़ियों के पीछे देखा तो वहां सारी भेड़ें सुरक्षित खड़ी थीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे और उस आदमी ने रघु का धन्यवाद किया जिसकी चतुराई से उसकी भेड़ें वापस मिल गईं। पंचायत ने उन चोरों को दंड दिया और गांव में सभी ने रघु की समझदारी की प्रशंसा की। लेकिन रघु जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा अभी और भी कई बार ली जानी थी और उसे हर बार अपने चातुर्य से नया कारनामा कर दिखाना था। कुछ समय बीतने के बाद रघु की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। अब न सिर्फ उसके गांव में बल्कि आसपास के राज्यों में भी उसकी चतुराई के किस्से सुनाए जाने लगे। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। राजा ने भी कई बार उसे महल बुलवाया और उसकी सूझबूझ की प्रशंसा की। लेकिन रघु को अपने साधारण जीवन से ही प्रेम था। वह अपने धोबी के काम को भी नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन राजा ने उसे विशेष रूप से महल बुलाया और कहा कि राज्य में कुछ गुप्तचरों ने खबर दी है कि पड़ोसी राज्य के जासूस हमारे महल में घुसपैठ कर चुके हैं और वे यहाँ की गुप्त जानकारियां अपने राजा को देना चाहते हैं। राजा ने रघु से मदद मांगी कि वह अपने चतुर दिमाग से इन गुप्तचरों को पहचानने में सहायता करे। रघु ने राजा से दरबार में आने वाले सभी ने दरबारियों से मिलने की अनुमति मांगी और उसने उन सभी से अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। वह बहुत ही साधारण और सामान्य से लगने वाले सवाल पूछता, लेकिन उसके पीछे गहरी रणनीति होती। वह उनके हाव भाव, उत्तर देने की गति और उनकी आंखों की हरकतों को गौर से देखता। कई घंटे तक पूछताछ करने के बाद रघु ने राजा से कहा कि वह उन लोगों की पहचान कर चुका है। राजा ने सैनिकों को सतर्क कर दिया और रघु ने 3 लोगों की ओर इशारा किया।
राजा के आदेश पर जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उनके पास से कुछ गुप्त दस्तावेज मिले जो वे पड़ोसी राज्य में भेजने वाले थे। राजा रघु की चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सम्मानित किया, लेकिन रघु ने विनम्रता से ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। वह अपने गांव लौट गया और फिर से अपने काम में लग गया। उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और सरलता ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। गांव के लोग हमेशा उसकी कहानियां सुनाते और उसकी चतुराई को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा की तरह संजो कर रखते।